हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबह सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। बच्चों आज हम इस लेक्चर के साथ शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। चैप्टर चालू है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो कि मैथ्स टू 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको अगर एक चीज बताऊँ इसमें 4.2 में, तो सबसे पहले ये सुन लो कि ये 4.1 से बहुत आसान है। ठीक है, पहली बात तो क्यों ऐसा क्यों बोला मैंने, 4.1 में जो क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत से बच्चे लिमिट्स नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें वो मुश्किल गया था थोड़ा। मैंने लिमिट्स बात समझाया था आपको जितना चाहिए उतना, लेकिन फिर भी वो मुश्किल जाता है क्योंकि उसमें थोड़ा लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वगैरह वगैरह बहुत सारे कंसेप्ट आ जाए। एक दो फॉर्मूला भी एडिशनल है, वो भी आपको थोड़े लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको कुछ जरूरत नहीं। अगर आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है तो इंडेफिनेट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है बेटा, तो डेफिनेट आपके लिए हलवा है। ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा होंगे। ठीक है, याद रखना है बात, इंडेफिनेट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ मैं वो इंटीग्रेशन नहीं बताने वाला, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि डेफिनेट का यूज कैसे करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन तो आप सीख चुके हैं इंडेफिनेट में, वही यहाँ यूज करना है। और साथ में मैंने जो पिछला लेक्चर बनाया था बेटा इसके पहले जस्ट, ठीक है, लेक्चर नंबर 3, वो लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो प्रॉपर्टीज को जरूर देखिए, उन्हें नोट कीजिए, उन्हें 4 बार लिख के देखिए, एक बार प्रॉपर्टीज याद कर लो। ठीक है, प्रॉपर्टीज याद करने से बड़े बड़े जो सवाल होंगे वो इतने में हो जाएंगे। 10 स्टेप का सवाल 2 स्टेप में भी निपट सकते हैं प्रॉपर्टी से। याद रखना है बात मेरी। ठीक है, ध्यान से सुन लो, ये करना है मतलब करना है। ठीक है, वैसे 4.2 में 45 क्वेश्चन है, मुश्किल एक भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 वीडियोस में निपटा देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पकड़ू तो एक लेक्चर में मैं 7 क्वेश्चन बनाऊंगा, 7-8, तो इस हिसाब से 6 से 7 लेक्चर बन रहे। ठीक है, चलिए तो शुरू करें हम एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठना, नोट करो। ठीक है, और इंडिपेंडेंट इंडिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो पहले वो देखिए बेटा प्लीज। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है मेरी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखोगे लेकिन आप बोलोगे सर कुछ समझा ही नहीं। क्यों नहीं समझा? इंडेफिनेट स्ट्रॉन्ग नहीं है बेटा। इंडेफिनेट में मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको समझाया है, तो वहां आप पहले सीख लो इंटीग्रेशन, उसके बाद ही इधर आना। ठीक है, सीरीज वाइज देखो लेक्चर। मैं तो बोलता हूँ डिफरेंशिएशन से पूरा सीरीज में देखो। नहीं आता है 11th का लिमिट वगैरह वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी मैंने डिफरेंशिएशन में पूरा इंपॉर्टेंट बता दिया। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ। तो बढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज 4.2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले आप अगर ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको इंडेफिनेट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है समझ गए आपकी रूट एक्स सेपरेट करना है। ठीक है, बस सिंपल ही है। ठीक है, डायरेक्टली क्या करेंगे, देखो यहाँ रूट एक्स सेपरेट करेंगे तो 9 1 की लिमिट लगा दो आप, x अपॉन रूट एक्स। ठीक है, यहाँ पहले लिखना होता है आपको, ये सॉल्यूशन में ये पहले लिखो और इसके इक्वल में ये लिखो। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1 अपॉन रूट एक्स सेपरेट करो। ठीक है, यहाँ dx लगाओ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट लगाओ, फिर वापस से 1 अपॉन रूट एक्स और यहाँ dx लगाओ। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करो। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान है। देखो x का है ना, x का क्या होता है रूट एक्स इंटू रूट एक्स। ठीक है, अपॉन रूट एक्स, तो ये रूट एक्स कैंसिल हो गया तो एक ही रूट एक्स बचा हुआ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बड़े आसानी से हो जाते क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा इंडेफिनेट और थोड़ा सा लॉजिक। ठीक है, क्योंकि आप पूरा इंटीग्रेशन सीख चुके हो। ठीक है, इंडेफिनेट वाला, तो उसमें सिर्फ एक स्टेप ज्यादा है, इसमें लिमिट लगाओ, बाकी कुछ नहीं। नई चीज सिर्फ इतनी है 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। अब इनका एक साथ इंटीग्रेशन निकाल देना, तो 1 अपॉन रूट एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ। देखो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। बिल्कुल नहीं यार, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला टेंशन मत लो, तो इसीलिए ये 2 इधर लेके जाओ। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन खत्म हो गया क्योंकि मैंने इस साइड में इंटीग्रेशन ले लिया, तो यहाँ इंटीग्रेशन ये 2 गया, तो इसलिए 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया 2 रूट एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस 2 रूट एक्स, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसमें प्लस सी नहीं लेना है। ठीक है, अब 2 में तो हम पुट नहीं कर सकते ना, 9 और 1 एक्स की वैल्यू है वो, तो हम क्या करेंगे यहाँ 9 और 1। लिमिट सिर्फ वेरिएबल्स में पुट होती है, कांस्टेंट्स में नहीं। कांस्टेंट तो ऑलरेडी वैल्यू बता रहे हैं कि मैं 2 हूँ, लेकिन ये एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं, तो इस रूट एक्स को लिमिट लगाओ। ठीक है, फॉर्मूला लिख दूं, देखो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। ठीक है, प्लस सी होता है लेकिन ये इंडेफिनेट में लगाना होता है। ठीक है, डेफिनेट में नहीं होता है वो सब। ठीक है, यहाँ देखो रूट एक्स है, रूट एक्स किस तरीके से करेंगे, कुछ नहीं सर, एक्स का पावर हाफ लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल समझ लो, बिल्कुल समझ रहा हूँ, एक्स का पावर हाफ लिखेंगे सर। फिर यहाँ हमें फॉर्मूला भी पता है, एक्स का पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो उड़ा देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, प्लस सी लेना मत भूलना। ठीक है, अगर इंडेफिनेट है तो या तो डेफिनेट है या तो चल जाएगा। ठीक, लेकिन ये याद रखना इंडेफिनेट है। ठीक है, तो समझ गए ना यहाँ तक। ठीक है, तो एक्स का पावर हाफ ले लेंगे, प्लस 1 करेंगे तो एक्स का पावर से 3/2 हो जाएगा बिल्कुल, और यहाँ नीचे भी हो जाएगा 3/2। ठीक है, और इसे लिमिट लगा देंगे
इसे लिमिट लगाएंगे इसे, ठीक है। इसे लगा के कोई फायदा नहीं है, ये कांस्टेंट है। 9 से लेके 1 तक लिमिट लगाएंगे, ठीक है। सॉरी 1 से लेके 9 तक, सॉरी। यहाँ देखो 2 आप डालोगे अंदर, ठीक है। यहाँ जो अपर लिमिट है, ठीक है, उसे पहले लिखो √9 माइनस ये लोअर लिमिट लिखो -√1। 1 को कोई रूट में अटका नहीं सकता, और 9 3 का स्क्वायर है, इसलिए 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ। देखो यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है, ये यहाँ 9 पुट करना है, एक बार 1। तो देखो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 9 3/2, ठीक है, माइनस पहले अपर लिमिट फिर माइनस, बीच में माइनस, ठीक है, लोअर लिमिट 1 का पावर 3/2। अब 1 का पावर कुछ भी डालो, आंसर हमेशा 1 आता है। कुछ भी डाल लो 1 का पावर हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। और ये 3/2 का हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। 3/2 को लिख लेते 2/3, यहाँ 2 और यहाँ 3 लिख लेते, ठीक है। यहाँ देखो प्लस यहाँ 2 है, ठीक है, 2। और इसके बाद देखो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 3, ठीक है, 3 - 1, ठीक है। यहाँ आप देखिए यहाँ क्या हो गया बेटा, यहाँ देखो 9 का स्क्वायर रूट, पहले तो ये रूट ले लो, रूट कितना है इसका रूट जो आएगा वो आएगा बेटा 3, ठीक है। फिर इसका क्यूब लो, ठीक है। तो क्यूब लोगे तो क्या आएगा आपका 27, ठीक है, समझ गए ना, उसका क्यूब 27। अब देखिए बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, 2 लिख लोगे आप, इसकी मैंने वैल्यू क्या बताई थी आपको अभी अभी, 27 - 1/3 प्लस यहाँ 2 इंटू ये 2 4, ठीक है। देखो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 और ये 2 4, ठीक है। यहाँ साइन का ध्यान रखना, अभी मेरा माइनस हो गया था, गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ देखिए 3 4 12, तो यहाँ हो गया 52 प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12, ये देखो 26 दूनी 52, 52, ठीक है, अपॉन 3। तो ये हो गया आपका आंसर 64/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। बस यहाँ तक हो गया, इसे नोट कीजिए बेटा, ध्यान से देखना। अगर ये सिंपल इंटीग्रेशन होता है इंडेफिनाइट, तो हम यहाँ ये और ये हमारा फाइनल आंसर होता है, ठीक है। इसके आगे हम जाते ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ हमें और लिमिट पुट करके आंसर निकालना था, तो हमने सिर्फ आगे किया है और कुछ नहीं, ठीक है। दिक्कत नहीं है, हार्ड नहीं है ये, ठीक है। आपको इंडेफिनिट आता है तो ये बहुत ही हलवा चीज है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नोट कीजिए 1 2 और 3। तो आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर बेटा। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या फैक्टर गिर रहे हैं, सबसे पहले यही चेक करना है, ठीक है। अगर फैक्टर नहीं गिरे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे या सब कुछ अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर देखा जाएगा, बाकी बहुत सारे तरीके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह हमने सीखा, ऐसा कुछ हो तो, ठीक है। लेकिन सबसे पहला अप्रोच कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, और उससे पहले भी देखूंगा कि फैक्टराइज हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखो 2 3 6 और 2 और 3 5, चलो हो गया, काम हो गया, ठीक है। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये खुला भी बहुत पसंद है, एक मिनट इसे थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। अब देखिए I = इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक 2 से 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 5x + 6 और यहाँ dx, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं देना इसमें है, देखो डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 से लेके तो 2 तक, ठीक है, 1/, इसके फैक्टर गिरा देंगे तो क्या हो गया, एक हो गया x + 2 और एक हो गया x + 3, ठीक है। आप चाहो तो इसी साइड में कर लेना, x² + 5x + 6। देखो कैसे करना है आपको, यहाँ हो गया 2x, यहाँ हो गया 3x, यहाँ हो गया 6। अब यहाँ से कुछ x से कॉमन आएगा, कुछ और तो निकल नहीं पाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x + 3 x + 2 वापस से कॉमन आ गया, बचा क्या x + 3 आ गया पैटर्न, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है। अगर आप एकदम स्पीड से कर सकते हो तो करो, या रफ में एक बार करके देखो, गलत होने से अच्छा है कि 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, ठीक है। = इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ तक हो गया। अब ऊपर ऐसे फैक्टर बनाने होंगे मुझे, क्योंकि इस टाइप का तो नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपके पास 2 रास्ते, देखो एक तो आप पार्शियल फ्रैक्शन की ओर जा सकते हो, ठीक है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के हिसाब से, ठीक है, या डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे करना है। अब क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में घुसना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और मत निकालो, शॉर्टकट में लो, ठीक है। देखो ये x है और ये x है, चेक करना है। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे चेक कैसे करना है, ठीक है। या पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, a/x + 2 = b/x, सॉरी = नहीं प्लस b/x + 3, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1/x + 2 × x + 3, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं करना है। देखो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, उससे चलो। देखो यहाँ अगर आप ऊपर है ना x ले लो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और एक बार यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, -3 और +2 ले सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ x + 2 और x + 3, ठीक है। अब लॉजिक अगर लगाओ मैं, तो एक बार +x -x ले लेता हूँ, जिसका मतलब मैंने कुछ लिया ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक +3 लेता हूँ और एक -2 लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ dx, देखो
3 माइनस 2 1 हो रहा है। लॉजिक का थोड़ा सा दर्द देगा ये स्टेप, एक बार दो बार, लेकिन आप फिर समझ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे टैकल कर लोगे, ठीक है। 3 माइनस 2, ये 2 वाला है ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन जनरली यूज नहीं पड़ता उसका, लेकिन पड़ जाए तो करना है, नहीं यहाँ हो रहा है डायरेक्ट, इसलिए मैं कर रहा हूँ। 3 माइनस 2 देखो ये 1 आ रहा है, इसका मीनिंग 1 हो रहा है, ठीक है। 3 माइनस 2 देखो पॉजिटिव का 3 माइनस 2 पॉजिटिव का 1, x माइनस एक्स तो कुछ है ही नहीं, ये तो कट जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। चलो तो देखो आप यहाँ देखो 3, उम्मीद है आपको ये समझा होगा, एक बार वापस रिपीट करके देखिए, ठीक है। यहाँ देखो x प्लस 3 मैं पास में लिखता हूँ, ठीक है। ये माइनस एक्स माइनस 2 पास में लिखता हूँ, मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, चाहूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ माइनस निकालूँ, लेकिन शायद आपके वो थोड़ा सा ऊपर से भाग जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा कर लिया। 3 2, यहाँ देखो x प्लस 3 मैंने लिख लिया। अब यहाँ मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, यहाँ लिखूंगा x प्लस 2, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस कॉमन निकालूंगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा बेटा dx। बिल्कुल आ गया। आप देखो ये सेपरेट करोगे, x प्लस 3 खत्म, ये इधर दोगे x प्लस 2 खत्म, एक ही बचेगा लीनियर। चलो आ गया ना आंसर, कितना आसान था ना। देखो कैसा होता है, कभी कभी हम क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट खुद कर लेते हैं, तो वो करना नहीं हो सके उतना, एटलीस्ट इंटीग्रेशन में, ठीक है, क्योंकि गलती होती है कहीं भी, एटलीस्ट के इंटीग्रेशन में हर जगह ही वो होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट में करना है, ये आपको ट्रिक्स तब समझेंगे जब आप बहुत डीप में जाओगे। आप जब सॉल्विंग करते रहोगे तो आपको एक दिन ये सिर्फ समझ जाएगी। सर एक दिन क्या, हमारे पास तो एक ही साल है, अभी तो 3 4 ही महीने, कोई बात नहीं, हो जाता है वो, उसमें दिक्कत नहीं है। एक बार आप सीख गए ना तो फिर आपको सब आसान लगेगा, ठीक है। ये देखो x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 3 दोनों को बांट दिया, ठीक है, dx। अब देखो यहाँ क्या किया मैंने, ये दोनों को बांट दिया, यहाँ x प्लस 3 खत्म, यहाँ x प्लस 2 खत्म, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप काट लेना बुक में, ठीक है। इज इक्वल टू 3 से लेके तो 2 तक 1 अपॉन x प्लस 2 और 2 से लेके तो 3 तक, लिमिट हमेशा नीचे से ऊपर पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि नीचे का लोअर लिमिट है, ऊपर का अपर लिमिट है। 2 से लेके तो 3 तक, ठीक है, 2 से लेके तो 3 तक लिमिट, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 3 dx। अब यहाँ देखिए ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है इंटीग्रेशन, आप देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस b dx, तो यहाँ हो जाता है log ऑफ ax प्लस b इंटू log 1 बाय ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसे हाईलाइट कर देगा, एक मिनट, लेट्स हाईलाइट, चलो हो गया, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलो मैं, ठीक है, इसे देखिए log ऑफ x प्लस 2, लिमिट लगाओ x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ लिमिट लगाना, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 से लेके 3 तक, माइनस log ऑफ x प्लस 3, यहाँ भी 2 से लेके तो 3 तक, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा log ऑफ यहाँ 3 प्लस 2 5, ठीक है, देखो 3 प्लस 2 5 और अपॉन में यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है, ये इसकी जगह रखना है ना, समझ रहे हो मेरी बात। दोनों लिमिट अपॉन क्यों लिखा मैंने ना, ये सोच में गिर गया, चलो ठीक है बता देता हूँ। देखो एक बार 3 प्लस 2 और एक बार बीच में माइनस आता है ना लिमिट में, ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ लॉग की प्रॉपर्टी हो, तो यहाँ लिखूंगा log ऑफ 2 प्लस 2, ठीक है, समझ रहे हो, माइनस यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखना है log ऑफ 3 प्लस 3, ठीक है, माइनस log ऑफ 2 प्लस 3, ठीक है। यहाँ तक हो गया, शायद आप यहाँ तक समझ गए मेरी बात, है ना। एक मिनट, ये क्या आ गया, ये पीछे ले लेते हैं, हाँ एक मिनट, थोड़ा इधर सरका लूँ मैं इसे, ये आ गया, बाहर चले गया, फॉर्मूला आपने नोट कर लिया ना, वो थोड़ा बाहर हो गया फ्रेम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, ये समझ गए इतना, ठीक है। अब देखिए लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप सोचो log a माइनस log b क्या होता है बेटा, log ऑफ a बाय b आप बोलोगे, बिल्कुल, तो वही तो प्रॉपर्टी है। देखो उनके बीच में माइनस है, क्या है, माइनस है, तो मैं लिखूंगा log ऑफ इसका 5 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 4, लिख लिया मैंने, माइनस इसका भी ऐसे माइनस log ऑफ, ये माइनस से मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इनकी प्रॉपर्टी, फिर ये एक ही log को माइनस से मल्टीप्लाई, 6 बाय यहाँ हो गया 5, बस। अब इसको वापस से लिखो log ऑफ 5 बाय 4, और ये अपॉन में जाएगा ना, ये अपॉन में जाएगा, ठीक है, समझ लो, मतलब यहाँ log और ये 5 बाय 4 अपॉन 6 बाय 5, अपॉन 6 बाय 5 नहीं लिखना, इसको डायरेक्टली रेसिप्रोकेट करके उल्टा कर दो, 6 बाय 5 का उल्टा 5 बाय 6, ठीक है, बस। तो आपका आ गया log ऑफ, देखो ध्यान देना, log ऑफ 25 बाय 24 है ना, 25 बाय 24, ये हो गया आपका फाइनल, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अच्छे से नोट करना 1 2 एंड 3। तो चले बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप पहली बार कर रहे हैं ना, लिमिट वगैरह डालना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेट करा रहा हूँ जानबूझ के, चाहता हूँ कि आपको हर एक चीज समझे, है ना। अब देखिए कॉट दिखा ना मुझे, यहाँ कॉट स्क्वायर एक्स है, एक्स लिखना वो भूल गए, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। अब कॉट दिखा ना, कॉट का क्या करें, चलो कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स याद है बेटा, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, बिल्कुल कॉस एक बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये +1 हो जाएगा -1, मतलब कॉट का फार्मूला तो इतने हो, ये खत्म हो गया, कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स -1, बस हो गया सॉल्व, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यही यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके तो π/4, ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx इज इक्वल टू, यहाँ देखना इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स -1 और यहाँ dx और यहाँ π/4 से लेके तो 0, π/4 से लेके तो 0, ठीक है। अब यहाँ आप क्या करोगे, इसे अलग लगाओगे, इसे अलग लगाओगे, ठीक है, इसका डायरेक्ट आएगा माइनस कॉट एक्स, क्योंकि डी dx ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स और भी -1, तो इसीलिए अगर इंटीग्रेशन लगाओगे तो इधर का तो ये खत्म कर देगा इंटीग्रेशन से, तो ये माइनस भी इधर आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा कॉट, ठीक है, माइनस कॉट एक्स, बिल्कुल। तो आपको ऐसे फॉर्मूले याद रखने हैं रिलेटिव करके, ठीक है, रिलेशन लगा के याद रखोगे तो ज़्यादा आसानी से याद होगा, मुश्किल नहीं जाएगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ, और यहाँ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ π/4 और यहाँ 0, ठीक है, लिमिट हर बार लगाना 0 से लेके π/4, और यहाँ 1 है, सिर्फ माइनस नहीं, एक मिनट, यहाँ 1 माइनस नहीं, सिर्फ 1 है, याद रखना 1 dx, ठीक है। आई इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, आई नहीं लिखना है, बार बार इंडेफिनेट की याद आ रही है मुझे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिखिए 0 से लेकर तो π/2 4 तक, 4 2 नहीं 4 4 4, अरे हाँ सॉरी 4, देखिए माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा x आ जाएगा ना, क्योंकि जो इंटीग्रेंट होता है मतलब वो वही वेरिएबल आ जाता है जो कि इंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट का 0 नहीं होता है लिमिट में, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हो गया, अब यहाँ क्या है, माइनस कॉट के सामने डालो, माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स की जगह एक्स की जगह पुट करेंगे π/4, क्या लिखेंगे π/4, ठीक, π/4, ये माइनस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस, मेरे हिसाब से ये भी माइनस आएगा ना, तो एक काम करो माइनस को बाहर निकालो, ठीक है, माइनस को बाहर भेज दो, ठीक है, -1 समझ लो कांस्टेंट है, बाहर भेज दिया, यहाँ इसका पहला लिमिट लगा दो अपर और ये लिख दो पीछे लोअर लिमिट यानी कि 0, ठीक है, माइनस यहाँ हो जाएगा x की जगह π/4, ठीक है, यहाँ -0, ठीक है, यहाँ भी माइनस बाहर रखना, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए हम इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे हम आगे का, देखिए माइनस कॉट π/4 माइनस कॉट 0। अब यहाँ कॉट π/4 की वैल्यू क्या आती है बेटा, मेरे को बताओ, tan π/4, tan 45 क्या है, tan 45 इज 1, तो कॉट 45 भी क्या होगा 1, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल ही होता है कॉट, और 1/1 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ही आएगा, तो यहाँ माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस। अब ये कॉट 0 है ना बेटा, कॉट 0 अनडिफाइंड है, तो इसे ऐसे रहने दो, इसे बदलो मत, अब ठीक, कुछ डाल नहीं पाओगे आप, इंफिनिटी डालोगे कि इसकी जगह कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, तो 0 रखो, मतलब सॉरी कॉट 0 रखो, सिर्फ से चेंज ना करो, ठीक है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन को इंटरचेंज करना होगा तो जब मेरे वक्त क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से था, π/4 माइनस π/4 से π/4, कुछ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, तब आपका आएगा कुछ फाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप अलग लिमिट लेके सॉल्व करो वो, वरना इस तरीके से टेक्स्ट बुक में दिया वैसे ही करो, ठीक है। चलो, तो टेक्स्ट बुक के पीछे का आंसर अगर मैच करना है तो वो वैल्यू ले लूँगी जो मैंने अभी बोली, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस जो किया गया उस हिसाब से करते पहले से, तो यहाँ देखो, यहाँ हम ये कर लिया हमने सॉल्व, यहाँ देखिए माइनस माइनस और ये 0 का वो सामने, या प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस π/4, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव कॉट 0 और ये माइनस π/4, बस हो गया, कुछ नहीं बचा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है, इसे नोट कीजिए, ठीक है। कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए मैंने वैसे ही रखा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे नोट करो अच्छे से, कॉट 0 का ध्यान रखना, वैसे के वैसे ही रखना, उसको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो 1 2 एंड 3, आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आपको पता है इसमें क्या करना है।
अगर आपने इंडेफिनेट कर रखा है तो, ठीक है। यहाँ देखिए π/4 माइनस π/4, ठीक है। माइनस π/4 से π/4 तक, जैसे कि मैंने पिछले इसमें आपको लिमिट बताई थी, ये लिमिट लेके उसे सॉल्व करके देखना, ठीक है। यहाँ हो गया 1/1 - sin x और यहाँ dx, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ -1 - sin x है, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, तब जाके कुछ आएगा जो आप सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। ये पता है आपको, ऐसे क्वेश्चन दिखे तो कॉन्जुगेट ही करना होता है। ये जो इंडेफिनेट करके बैठे हुए बच्चे उन्हें पता है, ठीक है। चलो आगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो इसके कॉन्जुगेट से, ठीक है। तो 1 + sin x से मल्टीप्लाई ऊपर भी करो और 1 + sin x से मल्टीप्लाई नीचे भी करो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसके बाद, देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ π/4 की लिमिट लगानी है, -π/4 से π/4, ठीक है। यहाँ देखिए a + b a - b 1 - sin² x डायरेक्टली, ठीक है। 1² - sin² x, ठीक है। क्लियर। अब आगे देखिए अब यहाँ क्या हो गया, 1 + sin x, ठीक है, और यहाँ dx। अब यहाँ अगर आप लिखोगे तो इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ π/4 से लेके -π/4 से लेके π/4, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा cos² x, 1 + sin x और यहाँ हो गया cos² x और यहाँ dx, ठीक है। 1 - sin² x क्या होता है बेटा, cos² x, क्या होता है cos² x, ठीक है। 1 - sin² x क्या होता है cos² x, वही बात होगी, ठीक है। अब चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये cos² x को आप दोनों जगह बांट सकते हो, यहाँ हो जाएगा sec² x और यहाँ हो जाएगा sec x × tan x मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो देखिए करके देखते हैं, ये हमने ऑलरेडी कर रखे हैं क्वेश्चन। देखो π/4 - π/4, यहाँ हो जाएगा 1/cos², जब आप दोगे, ठीक है, dx और यहाँ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ -π/4 से लेके π/4, ठीक है। और यहाँ जो है वो हो जाएगा आपका sin x अपॉन cos² x और यहाँ हो जाएगा dx, ठीक है। आगे चले, यहाँ पाए मैंने अच्छे से लिखा है, यहाँ पाए इसमें, ठीक है। अब चलो देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/4 -π/4 से π/4, ठीक है। आप नीचे से हमेशा दिया करो, गलती से ऊपर से नीचे आ गई, ये अगर ऊपर और ये नीचे होगी तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो cos² x है ना, अब cos² x का क्या हो जाएगा sec² x dx, ठीक है, प्लस यहाँ देखना इंटीग्रेशन ऑफ π/4, यहाँ -π/4, ठीक है। यहाँ हो गया sin अपॉन cos tan, तो एक आ गया आपका tan x और 1 अपॉन cos आ गया sec x dx, ठीक है। अब यहाँ देखना इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, वो आएगा आपका sec x, क्योंकि ddx ऑफ sec x इज tan x × sec x, तो ये आ गया sec x और ऊपर आ गया π/4, नीचे आ गया -π/4, ठीक है। यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec² x, अब sec² x का क्या आता है tan x, क्या है उसमें ddx ऑफ tan x² x है, तो इसका इंटीग्रेशन sec है, ठीक है। लिमिट क्या डालनी है π/4 -π/4 से π/4, ठीक है। अब यहाँ डालोगे तो tan π/4, ठीक है, माइनस tan -π/4, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, tan -π/4 क्या होता है, ठीक है। याद देखिए प्लस sec π/4 माइनस sec का -π/4, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करें, अब आपका ट्रिगो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तब हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, बहुत आसान है आगे, ठीक है। देखते हैं, देखो यहाँ sec है, यहाँ 1 हो गया, ये तो 1 हो गया, क्या इसकी वैल्यू 1 होती है, देखो tan का थीटा माइनस थीटा क्या होता है, चलो आपको नहीं आता, सपोज आपको नहीं आता तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। हर एक जन याद नहीं करता ना, हर एक लड़का याद नहीं करता है, हर एक स्टूडेंट याद नहीं करता, तो देखो थीटा 0 - थीटा, यहाँ के लेना है 0 - थीटा या 0 + थीटा, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस लो माइनस लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है बीच में, इसलिए ये थीटा हम -θ ले रहे हैं तो -θ लेना, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान है आपको माइनस वाला क्या होता है, tan, ध्यान देना, tan 0 - tan थीटा, ठीक है, अपॉन 1 सॉरी प्लस, ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस tan 0 × tan थीटा। अब यहाँ देखना tan 0 0 होता है, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये 1 बचा नीचे, और देखो tan 0 तो 0 है ना, तो -tan थीटा बचा, इसका मतलब आपका बाहर क्या आएगा -tan थीटा। ये ऐसे याद रखना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है,
इस ट्रिक से आपको याद नहीं भी रहा तो आ जाएगा माइनस टेन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। टेन पाई बाय 4 माइनस यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस टेन पाई बाय 4। तो यहाँ देखो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ भी 1 लिखते हैं, यहाँ भी प्लस 1 लिखते हैं। ठीक है, इसका 1 ही होगा ना, माइनस बाहर आने के बाद माइनस माइनस प्लस, ये 10, तो 1 प्लस 1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्लस सेक पाई बाय 4। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस पाई बाय 4 क्या होता है, उसके उल्टा, तो 1/√2 होता है, वो तो ये √2। ठीक है, या अभी सेक का क्या माइनस आएगा क्या सर? कॉस का क्या आता है बेटा? कॉस, कॉस माइनस को खा जाता है, कॉस में माइनस नहीं आता। मतलब अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा कोई पूछे तो आप क्या बोल दोगे? कॉस थीटा प्लस, माइनस नहीं आएगा उसमें। वैसे ही इसका ले लो आप। ठीक है, माइनस खत्म कर दो तो क्या हो गया, यहाँ √2 और यहाँ माइनस √2 कैंसिल, √2 माइनस √2। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस आता तो प्लस होता ना, माइनस माइनस, लेकिन यहाँ माइनस ही, तो ये कैंसिल, तो आपका आंसर सिंपली आ गया 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे। ठीक है, और ये tan वाली ट्रिक याद रखना, tan ऑफ माइनस थीटा। ठीक है, अगर कभी आपको याद नहीं आता है, कंफ्यूजन है, तो इस तरीके से करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1, 2 एंड 3 तो नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आसान है। आप लोग ऐसा सारे क्वेश्चन आसान बोल रहे हैं, अरे इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, वरना नहीं बोलता। I = इंटीग्रेशन ऑफ 5 और यहाँ 3। ठीक है, 1/√2x। याद रखना इंटीग्रेशन कभी खत्म नहीं होता है, इंटीग्रेशन एक ओशन की तरह है। ठीक है, और हम उसमें से लोटा भर सीख रहे हैं, ऐसा समझ चलो। ठीक है, इंटीग्रेशन यहाँ माइनस है सर, आप यही गलती करते हैं ना, मुझे भी पता है, प्लस माइनस में बहुत गलतियाँ हो जाती है, उसके कारण मुझे बहुत बार रिटेक भी लेना पड़ता है। ठीक है, 2x - 3 और यहाँ dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप ऊपर नीचे अगर कॉन्जुगेट करोगे तो आंसर हो जाएगा। ये तो दिख ही रहा है, डायरेक्ट भी क्यों नहीं आए तो कॉन्जुगेट ही रास्ता है। ठीक है, आई तो देना ही नहीं इसमें, देखना है। ठीक है, चलो अब देखते, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 की 2 को वापस कर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2x + 3। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा -√2x - 3 इंटू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर हो जाएगा √2x + 3 -2x - 3 माइनस आएगा क्या, नहीं प्लस आएगा क्योंकि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ हो गया √2x + 3। ठीक, प्लस √2x - 3। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसमें हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, ये a + b, ये a - b, a² - b²। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है कि अपोजिट है तो ये कैंसिल ही होगा। ठीक है, चलो ये डायरेक्ट आएगा ऊपर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट लगाओ 3 से लेकर 5 तक, लिमिट भूलना नहीं है, 3 से लेकर 5 तक। ठीक है, अब आगे क्या देखिए, √2x + 3 और आ गया प्लस 2x - 3। ठीक है, √2। अब यहाँ देखो a - b, a² - b², मतलब ये हट जाएंगे इनके रूट। ठीक है, तो ये 2x + 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x - 3। लेकिन यहाँ ब्रैकेट देना, क्योंकि जब हमने रूट हटाया तो a - b आया, a² - b², तो स्क्वायर और रूट खत्म हो गया क्योंकि ये रूट में थे। देखो ये a है और ये रूट है, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 2x + 3 और यहाँ बचा 2x - 3। यहाँ माइनस था बाहर। ठीक है, क्योंकि a² - b² होता है, तो माइनस था बाहर, तो माइनस के कारण यहाँ ब्रैकेट देना है। ठीक है, समझ में आपको आता होगा ये, लेकिन बताने की कोशिश करता हूँ मैं कि आपको समझ जाए। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 2x कैंसिल हो जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ 2x डायरेक्ट कैंसिल होगा। देखो ये माइनस ये कैंसिल होगा। ठीक है, गया। अब ये देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 6 हो जाएगा डायरेक्ट। देखो माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6, 2x + 3 प्लस √2x - 3 और यहाँ dx। ठीक है, अब ये बांटो 1/6, एक तो आप बांट दो या बाहर निकालो। चलो मैं इसे बांट देता हूँ। ठीक है, 5 से लेकर 3 तक 1/6 बाहर, ये लिमिट और 1/6 में कंफ्यूज मत होना है। 1/6 ये इंटीग्रेशन का बाहर है। ठीक है, ये लिमिट है 5 और 3। यहाँ देखना, यहाँ क्या हो गया, 2x + 3 का जो पावर है वो क्या हो गया, हाफ। क्या हो गया, हाफ। और यहाँ डी। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/6, यहाँ भी बाहर आएगा 3 से लेके 5 तक। ठीक है, यहाँ हो गया 2x - 3 और यहाँ देखो 1/2 और यहाँ dx। ठीक है बेटा, चलो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ आगे देखिए, आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ देखना, यहाँ आप x का पावर n लगाओगे तो क्या हो गया 3/2, ऊपर बन गया 3/2, 1/6 2x। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिमिट लगाऊंगा, 2x + 3 का पावर 3/2। ठीक है,
और यहाँ अपॉन 3/2 आएगा ना नीचे, तो ये 2 डायरेक्टली ऊपर और ये 3 डायरेक्टली नीचे, ठीक है। 3/2 बनेगा नीचे, तो ये 2 ऐसे भी ऊपर जाएगा, मैंने डायरेक्टली किया, ठीक है। प्लस सेम टू सेम इधर से बीच में माइनस, कुछ फर्क नहीं आएगा, सेम टू सेम 1/6 यहाँ 2x प्लस 3 और यहाँ आएगा 3/2, यहाँ अपॉन 3 और यहाँ हो गया बस लिख लिया मैंने पूरा, ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट लगाओ 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक, ठीक है। 3 से लेके 5 तक, 3 से लेके 5 तक, क्लियर। इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ आप लिमिट लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ 1/6 तो आप पहले कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन मत निकालो, रहने दो। यहाँ देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, ये काम करो ना, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, पहली बात तो, ठीक है। 2 3 जा 6, यहाँ 3 3 जा 9, तो 1/9, ठीक है, 1/9 और यहाँ हो जाएगा और 2x प्लस 3 बचेगा, क्योंकि ये दोनों अब चलेगा, ठीक है। इनका मैंने इसके साथ 1/9 कर दिया, इनका भी मैं इसके साथ 1/9 कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 2 × 5 और यहाँ प्लस 3 का पावर 3/2, प्लस 3 का पावर 3/2, ठीक है, हो गया। अब यहाँ माइनस, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ भी 2 × 3 प्लस 3 का पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे, प्लस यहाँ भी 1/9, यहाँ हो जाएगा 2 × 5 - 3, ठीक है, 2 × 5 -3 और इसका पावर 3/2। अब यहाँ हो जाएगा बीच में और एक बार माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 × 3 -3 का पावर 3/2 और यहाँ और एक बार ब्रैकेट, समझे। सिर्फ 5 डाला, एक बार 3 डाला, बीच में माइनस, ठीक है। अपर लिमिट -1/9 ना कॉमन निकालो, मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होगा। क्या देखो, इसका 13 आ रहा है, 13 का पावर 3/2, 13 का पावर 3/2, ठीक है। तो 13 का पावर 3/2 यानी मीनिंग होगा 13√13। कैसे लिखा मैंने, देखो 13 का पावर 13 का क्यूब है और ये रूट है, तो इस क्यूब को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो 13 का स्क्वायर × 13 हो जाएगा, तो स्क्वायर वाला 13 बाहर है, क्यूब वाला 13 अंदर, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा 13√13। समझ गए इसके पीछे का लॉजिक, ठीक है। देखिए माइनस, यहाँ माइनस है कि नहीं, यहाँ माइनस है, ठीक है, अंदर माइनस है इसमें, ये नहीं, ठीक है। ये हो गया 6 + 3 9, 9 का पावर 3/2, देखो 3 × 6 + 3 9, 9 का पावर 3/2, 9 का पावर 3/2 क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट और उसका क्यूब, ठीक है। क्यूब आप बाहर लगा लो चाहिए, तो ये 3 का क्यूब 27, तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। देखो 9 है ना, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, ठीक है। तो ये -27, यहाँ प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ देखो 2 5 10, 10 - 3 हो जाएगा 7, 7 का पावर 3/2, तो यहाँ अगर आप लिखोगे तो √7 का क्यूब है, ठीक है। तो 7√7 है, ये भी 13 के जैसा 7√7, एक 7 स्क्वायर × 7, एक स्क्वायर है तो रूट के बाहर और एक 7 बच गया रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ माइनस और यहाँ तो प्लस है ना, यहाँ तो प्लस ही था, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 3 जा 6, 6 - 3, 6 - 3, तो यहाँ हो गया मेरे हिसाब से 3 का क्यूब और उसका रूट, तो यहाँ 3 स्क्वायर × 3 लिख सकते, तो 3√3, ठीक है। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, बस क्या ही करना होगा, बस ये फाइनल आंसर है। कहाँ होगा इसका, ये देखो अलग अलग रूट है, 27 कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर खत्म हो गया, चाहो तो इसे अरेंज कर लो, ये आगे लिख लो, ये आगे लिख लो, ये पीछे लिखो, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, नोट कीजिए 1 2 और 3। तो चलिए बच्चों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नोट कर लिया ना आपने, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखना बच्चों, x² - 2 अपॉन x² + 1। अब ये देखे बराबर आपको समझना चाहिए कि यहाँ यहाँ +1 -1 करोगे तो एक बार ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है, इससे कोई डरना नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं कि स्क्वायर हो या क्यूब हो, ठीक है। यहाँ बोला क्या गया है कि ये हमें सेम टू सेम दिख रहा है, एज हम हमेशा एडजस्ट करते ऊपर सेम टू सेम टर्म निकाल लेंगे, x² + 1 वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखा जाएगा आगे जो होगा, पहले ये करो, ठीक है, जो हमें पता होता है वो लिखो पहले, ठीक है। x - 2 अपॉन x² + 1 और यहाँ dx, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 0 से लेके 1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x² + 1 - 2 - 1 अपॉन, देखो मैंने क्या किया है, +1 इधर -1 के साथ माइनस एडजस्ट कर दिया, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते -1 - 2, देखो x² + 1 - 1 - 2, ठीक है, समझ गए। प्लस और माइनस एडजस्ट 0 और ये -2 ऐसे कैसा, x² + 1 और यहाँ हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा dx, देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1 से लेके 0 तक, ठीक है, 1 से लेके 0 तक, यहाँ हो गया x²
+1 -1 इसका हो गया आपका +1 अपॉन, यहाँ सेपरेट करते इसे तो x² + 1 और यहाँ dx, ठीक है, यहाँ हो गया -3, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन x² + 1, ठीक है, x² + 1 dx, ठीक है। देखो क्या हुआ, x² + 1 x² + 1, ये हो गया -3, ये माइनस बाहर, ये 3 अपॉन x² + 1, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये क्या खत्म हो गया, ठीक है, तो यहाँ आ गया 1 से लेके 0 तक 1 dx, ठीक है, माइनस ये अगर 3 कांस्टेंट बाहर आएगी तो यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन x² + 1² dx, ठीक है। तो ये लॉग हो रहा है बेटा, लॉग देखो समझ रहे हैं ना, 1 + x² लॉग हो रहा है, सॉरी क्या बोला लॉग, tan आता है, tan, और यहाँ tan आ रहा है, क्या आ रहा है, tan आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम इधर लिखते हैं आंसर, क्या हो जाएगा इसका, तो पहले हो जाएगा x, इसको लिमिट लगेगी 1 से लेके 0 तक, -3 tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 3 tan इनवर्स ऑफ x, बस और कुछ नहीं, और यहाँ इसे लिमिट लगा और 1 से लेके 0 तक, है ना, यहाँ लिमिट नहीं लगाई क्या, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, यहाँ भी 0 से लेके 1 तक, ठीक है। कभी कभी लिमिट में उल्टी बोल दो, समझ जाओ, 1 - 0, तो 1 - 0 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -3 इन ब्रैकेट tan 1 tan इनवर्स ऑफ 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, तो tan इनवर्स ऑफ 0, tan 0 को पता है बेटा, tan 0 होता है 0 पे, ठीक है, तो ये 1 आ गया -3 इन ब्रैकेट, ये होता है tan इनवर्स ऑफ 1 होता है tan π/4 पे, मतलब 45 पे, और ये हो जाएगा 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 3 π/4, बिल्कुल हो गया आंसर सॉल्व। कोई दिक्कत, अच्छे से देखिए, ठीक है, क्वेश्चन आसान था, सिर्फ हमें थोड़ा लॉजिक लगा के सॉल्व करना पड़ा, ये थोड़ा मेरा हो गया था, मैंने लॉग बोल दिया था गलती से, tan है वहाँ, ठीक है, वापस से मैं बोल रहा हूँ tan tan tan, ठीक है, tan इनवर्स। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, 1 2 3 नोट कर लिया बच्चों। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, यहाँ आप अगर देखोगे तो यहाँ मैंने एक ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा है, 2 sin A × sin B = cos A + B माइनस cos A - B, ठीक है। अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो यहाँ फंक्शन भी सेम है, ठीक है, वरना आप इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन किया हो तो बाय पार्ट लगा सकते थे, लेकिन फंक्शन यहाँ सेम टू सेम है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, ठीक है। बाय पार्ट्स के बारे में मत सोचना है, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, ठीक है, अलग चाहिए उसमें फंक्शन, ठीक है, समझ रहे हो ना, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि यहाँ ये फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले को बच्चों जनरली याद नहीं रखते आप, ठीक है, तो याद रखना, ये फॉर्मूला याद करो, इसी के भाई बहन है, और देखो बता देता हूँ, 2 cos A × cos B, 2 sin A × cos B, 2 cos A × sin B, ऐसे सारे 4 फॉर्मूले, ठीक है, 4 याद करो, ये एक और 3, ठीक है, सारे के सारे मिलके 4 है। चलो तो अब इसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ sin 4x पहले जो है वो लिख लो, और यहाँ sin 3x dx = यहाँ देखें इंटीग्रेशन ऑफ π/4 और यहाँ 0, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 2 आप एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे करके 1/2, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, मैं यहाँ कुछ और करने वाला हूँ। देखो क्या, यहाँ मैं इस 2 को डायरेक्ट उधर ले जाके 1/2 कर दूंगा, तो यहाँ 1/2 तो कांस्टेंट है, इसे बाहर भेज दो, बाहर भेज दो ना उसे, ठीक है। यहाँ आ गया cos A + B, ये A + B यानी 4x + 3x, ठीक है, तो यहाँ दिखाना है आपको, डायरेक्टली मत लिखना, ठीक है, फॉर्मूला लगा है, ये समझना चाहिए, -cos 4x - 3x, बोर्ड में तो समझना चाहिए, सीईटी में तो ठीक करना है ना, वहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ आंसर सही आना चाहिए, आपको समझना चाहिए वो, बाकी किसी को समझो या नहीं समझो, वहाँ तो ठीक करना है। π/4 0, यहाँ देखो, ये अब मैं हाफ और इंटीग्रेशन दोनों बांटने वाला हूँ, तो यहाँ हो गया cos 7x dx, और यहाँ हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके π/4 cos x dx, ठीक है, बिल्कुल 1/2 तो बांटा ही नहीं सर, बिल्कुल 1/2 देने वाला था, 1/2 देना ही है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ इसका इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ हो जाएगा 1/2 sin 7x / 7, ठीक है, 7x का डेरिवेटिव नीचे लेना होता है, बिल्कुल, यहाँ हो जाएगा माइनस, क्या देखो यहाँ -1/2, यहाँ हो गया sin x, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या लोगे, x तो 1 नहीं लेना है, ठीक है। चलो इसे लिमिट लगानी है, ठीक है बेटा, चलो लिमिट लगाते, 0 से लेके π/4, यहाँ भी लगाते, कांस्टेंट को बाहर निकालो, 0 से लेके π/4, ठीक है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, ये 7 है ना, ये 7 बाहर आ गया, ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे यहाँ, ठीक है, तो यहाँ देखो
आपको क्या दिख रहा है, 7 जो कांस्टेंट बाहर आ गया तो क्या हो गया 1/14, ठीक है 7 to the 14, ये हो गया sin 7x और ये π/4, तो लिमिट डाल दो तो क्या हो गया sin 7 π/4, ठीक है, माइनस sin 0, ठीक है, माइनस sin 0, ठीक है, माइनस यहाँ 1/2 आप ऐसे ही रखो बाहर, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा sin π/4 माइनस sin 0, और अगर आप समझ पा रहे हो तो sin 0 0 हो जाएगा, यहाँ भी sin 0 0, तो ये sin 7/4 और sin π/4 में कुछ नहीं वाला, ये दोनों खत्म होने वाले, ठीक है। अब इसमें भी sin 7 π/4 आपको टेंशन दे रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, तो ये याद रखना 360 से कम ही है एंगल, 2π अगर 8 होता तो 360 होता ना, 8 तो है 8 से कम ही है, ठीक है। तो यहाँ 7 π/4 है, यहाँ अच्छे से ध्यान देना, यहाँ क्या करना है आपको, इसे डिग्री टू रेडियन है ना, रेडियन से डिग्री करो, तो 7 π/4 का क्या हो जाएगा 7 π/4 इंटू 180/π, तो यहाँ हो जाएगा पाई कैंसिल, ये 45 के घटा 45 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 315, ठीक है। कैसे देखो 5 7 जा 35, 5 3 था, 3 आ गया कैरी, 7 3 जा 20 20 30 315, ठीक है, 28 इंटू 28 प्लस 31, तो 3 से 15 को अगर आप लिखोगे तो 360 माइनस 45 होता है, बिल्कुल, तो 360 यानी 2 पाई, तो sin 2 पाई माइनस 45 यानी π/4, जो भी आप लिखना चाहो, तो हमेशा sin 2 पाई माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, ये याद रखना, ये कैसे होगा, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ, देखो sin a माइनस b लगो, sin a इंटू कॉस b, ठीक है, माइनस कॉस a इंटू sin b, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, ये sin 360 ने इस पूरे टर्म को 0 बना दिया, क्योंकि sin 360 0 होता है, ठीक है, और ये देखो माइनस cos 2 पाई 1 होता है, बिल्कुल, और यहाँ माइनस अभी बचा है तो माइनस sin 45, इसलिए मैंने माइनस sin थीटा लिखा, ठीक है, क्लियर। चलो ये मैंने ऑलरेडी मैं एक लेक्चर बनाने वाला हूँ इसमें, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये सारी चीजें, तो भी मैं अभी बता दूं आपको, ठीक है, तो वो ध्यान रखा करो, छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में तकलीफ देती है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, वो तकलीफ देगी वहाँ, ठीक है। यहाँ क्या दे सकते हैं, यहाँ हमने क्या लिखा था अभी माइनस sin π/4 यानी 45, तो माइनस sin 45, तो sin 45 की वैल्यू माइनस 1/√2, ठीक है, माइनस 1/√2, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ भी इसका आएगा 1/√2 है ना, तो भी आएगा माइनस 1/2 और इसका 1/√2, ये मल्टीप्लाई है माइनस 2 इंटू माइनस 1/√2 है ना, ये माइनस 1/√2 होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये 1/√2, ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव वाला है, क्यों, क्योंकि इसमें से माइनस हुआ भी दिखाया था ना, और ये डायरेक्ट पॉजिटिव वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1/14√2, ठीक है, माइनस 1/2√2, क्लियर। चलो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ आ गया 2√2 प्लस 14√2, ठीक है, एलसीएम भी ले सकते थे, मैंने ऐसे लिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, ये 28√2 इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से मुझे दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ गया √2 प्लस 7√2 अपॉन 28 इंटू 2 कैंसिल, ठीक है, यहाँ से और क्या निकल रहा है, चलो देखते हैं, यहाँ √2, यहाँ हो गया 8√2 अपॉन 28, ठीक है, चलो 8 से हो रहा है डिवाइड, हाँ हो रहा है, ये हो रहा है आपका 4 7 जा और ये रहा है 4 2 जा, तो 2√2 अपॉन 7, ठीक है। आप अगर अब इसे रैशनलाइज, हाँ ये हो गया ऑलरेडी रैशनलाइज, लेकिन टेक्स्ट बुक वाला आंसर लाना है तो यहाँ ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा √2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा, ये 2 बनेगा और ये 2 2 जा, और ये दोनों मिलकर 2 बनेंगे, और ये 2 2 जा 4 और ये 7√2, ये टेक्स्ट बुक वाला आंसर है, ठीक है, यहाँ छोड़ा तो भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये आपका आंसर आ गया है, इसे नोट करना ध्यान से, और ये sin 7 पाई बाय कहा गया, sin 7 पाई बाय 4 को थोड़ा देखना है यहाँ, ठीक है, तो ये आपको याद हो तो बहुत आसान और फॉर्मूला भी याद करना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 1 2 3, तो नोट कर लिया बच्चों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत ही हलवा, वेरी हलवा क्वेश्चन, ठीक है, वेरी हलवा, आपको समझ भी क्या होगा, है ना, चलो नहीं करता क्या, समझा होगा, मेरे हिसाब से समझ जाना चाहिए, इंडेफिनिट इतना किया है आपने, उसका यूज तो याद है, देखो यहाँ 1 है ना, और ये sin 2x है, पता है आपको इंटीग्रेशन हेड रूट से रूट पसंद नहीं है, अब रूट को हटाना है ऐसे, हाँ ये ही अगर लीनियर होता है रूट के अंदर तो मैं मस्त कर लेता, लेकिन लीनियर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, चलो ठीक है। अब यहाँ कुछ जुगाड़, तो 1 को क्या डाल सकते हैं बेटा, 1 को डाल सकते हैं आप sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 2 sin x
इंटू कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ dx। अब यहाँ देखा इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 0, ठीक है। ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ हो गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ dx। और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ आ गया पाई बाय 4 और यहाँ आ गया 0 और यहाँ बाहर आ गया आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए पाई बाय 4 और यहाँ 0, यहाँ साइन एक्स dx प्लस यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई बाय 4, ठीक है, cos x dx, ठीक। अब cos x का इंटीग्रेशन आ गया sin x, क्या आ गया sin x, तो यहाँ हम लिख सकते sin x, यहाँ लिख सकते माइनस cos x, क्योंकि sin से cos जाने में इंटीग्रेशन में माइनस लगता है, तो माइनस cos x, ठीक है। यहाँ आ गया इसका लिमिट पाई बाय 4 0 से लेके पाई बाय 4 प्लस यहाँ cos x का क्या आ गया sin x, क्या आ गया sin x, यहाँ देखो पाई बाय 4 और यहाँ 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ cos पाई बाय 4, ठीक है, तो माइनस cos पाई बाय 4 होता है 1/2, माइनस को बाहर निकाल लो आप, तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में cos पाई बाय 4, ठीक है, माइनस cos 0, ठीक है। लिमिट बिना डाले भी आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो चलेगा, लेकिन आपको आना चाहिए वो, ठीक है, वरना गलती होने के चांसेस हो गए तो मत लिखो। एक स्टेप में क्या हो जाएगा ना sin 0 sin पाई बाय 4, हमने ये भी लिमिट यहाँ डाल ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस इसका लिख सकते 1/√2, ठीक है, इसे लिखेंगे माइनस cos 0 का क्या होता है cos 0 इज व्हाट 1, बिल्कुल, प्लस याद रखना है, ठीक है, sin पाई बाय 4 1/√2, ठीक है, और यहाँ माइनस sin 0 0 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो यहाँ माइनस 1/√2, ठीक है, मल्टीप्लाई मत करो, यहाँ डायरेक्ट कट रहा है, ये देखो कैसे, ये माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस, ठीक है, ये देखो ये और ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ 1 आंसर आया, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक। कितना आसान था ना, ऐसे क्वेश्चन हमने 2-3 किए हुए हैं, ठीक है, इंडेफिनाइट इंटीग्रल से, ठीक है। एक बार जरूर देखिए इस क्वेश्चन को, इस तरीके से किया जाता है, रूट आए तो उसे बाहर निकालिए, रूट की किसी भी हाल में कोशिश करिए कि इंटीग्रेशन में रूट या अजीबोगरीब पावर्स ना हो तो बेटर है, ठीक है। चलिए अब इसे नोट कीजिए 1 2 एंड 3, तो नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको इस लेक्चर में समझ में आएंगे सारे क्वेश्चंस, और अगर नहीं समझे तो एक बार जरूर देखिए वापस से, कमेंट कीजिए आपको कोई स्टेप्स में प्रॉब्लम है तो, या अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, जैसे होता है ना बहुत से टॉपिक बीच में आते हैं वो आपको पता नहीं है, तो उनके ऊपर भी मैं लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा शॉर्ट में, ठीक है। अब मैं आगे क्या करने वाला सोच रहा हूँ मैं कि जो छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे अभी आप sin 7 पाई बाय 4 ऐसा आ गया था, ठीक है, तो बहुत से बच्चों को वही करते नहीं आएगा, पूरा क्वेश्चन तो बना लेंगे वो, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जनरली बड़े बड़े क्वेश्चंस को करते हैं ज्यादा, लेकिन छोटे छोटे जो होते हैं उसमें जो यूज होते हैं छोटे छोटे होते हैं, बहुत 1-2 मार्क्स के लिए आते हैं, या समझ लो कुछ कंसेप्ट होते हैं, जैसे कोई फंक्शन आ गया तो उसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होने के कारण, छोटे से के कारण बहुत बड़ा क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है, तो उसके ऊपर भी एक सीरीज लाने की कोशिश मेरी तरफ से की जा रही है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट कीजिए कौन से टाइप के आपको क्वेश्चंस चाहिए और किस तरीके के छोटे छोटे कंसेप्ट में आप अटकते हो, वो भी मैं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जितना मुझसे हो पाएगा उतना ज्यादा कंटेंट आपको दूंगा। और ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है, इसके जितने भी लेक्चर्स है, ठीक है, उतने ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि आपको इंडेफिनेट अगर आता है तो ये आपका आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज सेम टू सेम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ मैं इस लेक्चर को करता हूँ समाप्त, और एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि इसके लेक्चर्स मैं 2 से 3 दिन में पूरे डाल दूंगा, ठीक है। तो देखते रहिए आप, मेरे साथ चलिए, वैसे भी बहुत समय हो गया, मैं खुद लेट हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया था इसलिए लेट एंड कर पा रहा हूँ, लेकिन जल्दी करना चाहूंगा, एग्जाम से 1-2 महीने पहले ही करना चाहूंगा, ठीक है। तो चलिए अब लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए।